वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 25 जुलाई 2020 और 25 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, गुजरात में। तो अभी गुजरात के काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट के तीसरे रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। ये स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 700 मेगावाट का रिएक्टर है जिसने अभी क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, जिसका मतलब है कि ये रिएक्टर सामान्य परिचालन स्थिति तक पहुंच गया है, यानी ये प्लांट अब बिजली पैदा करने के लिए तैयार है जिसे भारत में बनाया गया है। अब यहाँ पर गुजरात की बात हो रही है तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि अभी गुजरात में एट वन क्लिक पहल को शुरू किया गया है और गुजरात में ही अंबारे आंगनवाड़ी पहल को भी शुरू किया गया था लॉकडाउन में बच्चों की मदद करने के लिए। और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में टॉप पर था गुजरात और टीजन गन प्राप्त करने वाली पहली पुलिस गुजरात की बनी है। ये गन बुलेट की बजाय इलेक्ट्रिक शॉक्स देती है और गुजरात में ही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे अभी दुनिया के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। ये रहा गुजरात का मैप। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। यहाँ पर कई इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। तो आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, अरुण जेटली जी के नाम पर। तो अभी राज्यसभा सचिवालय ने दिव्यांग भाजपा नेता अरुण जेटली जी के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना में अरुण जेटली जी के परिवार को जो साल भर की पेंशन के रूप में राशि मिलती है, उस राशि को सचिवालय के ग्रुप सी के कर्मचारियों के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति देने में काम लिया जाएगा। ये तो एक योजना है जो उनके नाम पर शुरू की गई है और दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है और एक इंस्टीट्यूट का भी नाम बदलकर उनके नाम पर रखा गया है, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ये भी भाजपा के दिव्यांग नेता ही हैं। तो बी, सुषमा स्वराज। अभी इनके नाम पर हरियाणा के अंबाला सिटी में एक बस स्टैंड का नाम रखा गया है। सी, मनोहर पर्रिकर। इनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम रखा गया है। डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके नाम पर तो काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जम्मू कश्मीर का सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल चौक रखा गया है और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है और लखनऊ के इकना स्टेडियम का नाम बदलकर इकने नाम पर रखा गया है। तो आप इन सब पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे अभी ही लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डी, रीवा गांगुली दास। तो अभी 1986 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर रीवा गांगुली दास, जो वर्तमान में
बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त हैं, इनको अभी विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। ये विजय सिंह ठाकुर की जगह लेंगी, जो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ए पी अमूधा, इनको अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बी पी प्रवीण सिद्धार्थ, इनको अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। सी कपिल देव त्रिपाठी, ये हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था कि इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव यानी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो आप इन चारों नाम को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए मार्क हॉनेस बॉर्न। तो अभी ब्रिटिश मेडिकल इतिहासकार मार्क हेनिस बॉर्न की किताब रिलीज की गई है, जिसका नाम है द पेंडेमिक सेंचुरी। ये पुस्तक पिछले 100 सालों के 10 महामारी बीमारियों के बारे में बताती है। इसमें 1918 के स्वाइन फ्लू से लेकर 2019 के कोविड-19 तक जितनी भी महामारी हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। और अभी इस पुस्तक को अ फाइनेंशियल टाइम्स बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। तो ये किताब अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए मैरी ले ट्रंप, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी हैं, जिन्होंने अभी टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन नामक पुस्तक को लिखा है। बी बलदेव सिंह सड़कनामा, इन्होंने अभी सूरज कदे मरदा नहीं यानी सन नेवर डाइज नामक पुस्तक को लिखा है। सी एस हुसैन जैदी, इन्होंने अभी इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक को लिखा है। तो आप इन सब के नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी चाइना ने। तो अभी चाइना ने 23 जुलाई को मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन को लॉन्च किया है, जो बीजिंग में के विश्व स्तरीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाने के मिशन में एक प्रमुख उपलब्धि है। इस मिशन का नाम है ताइवान 1, जो हैनान द्वीप के मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और ये फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह में पहुंचने की उम्मीद है। और अगर ये वहाँ पर पहुँचता है तो ये 90 दिनों तक वहाँ पर काम करेगा, 19 डेज तक। अब यहाँ पर चाइना की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन और इसके प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने वित्त सेवाओं की नौकरियों के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज की नौकरियों के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण करने और उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। अब यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की बात हुई है तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके एमडी सीईओ हैं अनुबात्रा विश्वास। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने कोविड-19 पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों के ट्रैक करने और मॉनिटरिंग करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड डिज़ाइन और विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है डी ऊपर के सभी ने। तो अभी एम्स नागपुर ने आईआईटी जोधपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर के सहयोग से कोविड-19 पॉजिटिव और सस्पेक्टेड पेशेंट्स को ट्रैक करने और उन पर निगरानी रखने के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड
को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया है। ये रिस्टबैंड मोबाइल फ्री ऑपरेशन प्रदान करता है, जिसे जियो टैग जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रियल टाइम वार्निंग के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा ये रियल टाइम ऑब्जेक्टिव रिलायबल डाटा भी प्रदान करता है क्वारंटीन में रहने वाले लोगों के लिए। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने केरल एलिज्मा में स्थित भारतीय नौसैनिक अकेडमी में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रण को कमीशन किया है? तो इसका सही आंसर है सी, 3 मेगावाट। तो अभी भारतीय नौसेना ने केरला के एलिज्मा में स्थित भारतीय नौसैनिक अकेडमी में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्रण को कमीशन किया है। इसे वर्ष 2022 में 2100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सरकार के नेशनल सोलर मिशन के तहत जोड़ा जा सकता है। ये सौर संयंत्र भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा संयंत्र है और इसकी अनुमति आयु 25 वर्ष की लगाई जा रही है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने क्लीन टेक्नोलॉजी बनने वाली कंपनियों में रिलायंस जियो को सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही आंसर है ए, यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों में सूचीबद्ध किया है जो क्लीन टेक्नोलॉजी बन रही हैं। ये कंपनियां चाइना की कंपनी हुआई के साथ काम करने से इनकार कर रही हैं। क्लीन नेटवर्क यानी सामान्य विचारधारा वाले देशों और कंपनियों के गठजोड़ द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास है ताकि उनके महत्वपूर्ण दूरसंचार, क्लाउड, डाटा एनालिसिस आदि को धारक लोगों से सुरक्षित किया जा सके। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं रिलायंस जियो से रिलेटेड। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज 13 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक पहुँचने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है और विश्व स्तर पर मार्केट कैप में 48वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट के अनुसार। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडस्ट्री यंग लीडरशिप के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊपर के दोनों को। तो अभी 2016 बैच की आईएएस टॉपर टीना डाबी और 2011 बैच की आईआरएस ऑफिसर साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यंग लीडर्स की संचालन समिति की मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको 2020 से 2023 तक के सत्र के लिए नियुक्त किया गया है और इस रूप में इनको ब्रिक्स के 5 देशों के युवाओं को कौशल प्रदान करते हुए उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो आप इसे अभी ही लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो आप एक स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दिया करिए। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।